2020 व्हेन कोविड स्ट्रक, सबने बोला मार्केट्स गिरेगा, मार्केट्स यहां पे क्लोज हुआ। 2021 लोगों ने बोला अब तो मार्केट्स गिरेगा, मार्केट यहां क्लोज हो गया। 2022 सेम थिंग, मार्केट्स और ऊपर बंद हुआ। 2023 सेम थिंग, मार्केट्स और ऊपर बंद हुआ। और अभी 2024 के बस 9 महीने खत्म हुए हैं एंड दोबारा वी आर सिटिंग एट अ फ्रेश ऑल टाइम हाई। हो क्या रहा है? रियलिटी इज, आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा यू विल अंडरस्टैंड कि वी आर इन अनचार्टेड टेरिटरी। बिकॉज इतने सालों में जो निफ्टी इतना परफॉर्म किए बढ़िया, स्केप्टिसिज्म हर आदमी का रहा है, आपका भी रहा है, हर एनालिस्ट का रहा है, मेरा खुद का स्केप्टिसिज्म रहा है इस मार्केट्स पे कि अब मार्केट गिरेंगे, अब डामाडोल होंगे, अब कुछ इशू होगा। बट ये मार्केट्स गिरने का नाम ले ही नहीं रहे यार। और आगे जाके क्या होगा, रिसर्च देखने के बाद आप खुद डिसाइड करना। और आप में से ना एक का कमेंट आया था, उस कमेंट का मैंने पूरा रिसर्च किया, उस पर फाइंड आउट किया है। आई डोंट वांट टू स्पॉइल एनीथिंग फॉर यू। ये वीडियो एंड तक देखना, आपको जेन्युइनली बड़ा मजा आएगा। द इनसाइट्स क्रेजी। ग्लोबल मार्केट्स, हमारे लिए ग्लोबल मार्केट शुरू होते हैं यूएस मार्केट से। अब यूएस इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल। एज यू कैन सी, इन्फ्लेशन इनका नीचे आ गया है, बिकॉज ऑफ विच अब फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं 50 बेसिस पॉइंट से। ये एक मार्केट के लिए बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक चीज है। और चीज सिर्फ इतनी ही नहीं है, अगर आप यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी देखोगे, सितंबर 2014 में यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स वर एट अ 4-month लो एंड एनालिस्ट वर एक्सपेक्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स टू बी 2,30,000, बट एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है 2,19,000। यस, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स यूएस के लिए अभी भी हाई हैं, बट एक्सपेक्टेशन बेटर परफॉर्म किया है। अब यूएस लग रहा है इट्स गोइंग टुवर्ड्स अ बेटर डायरेक्शन। अब दूसरे मार्केट्स का भी क्विक आपको स्नैप बता रहा हूं। निकी के आप देखोगे, जो जापान के मार्केट्स है, इट इज गॉन अप बाय 1.68%। ASX 200 जो ऑस्ट्रेलिया का इंडेक्स है, दैट हैज गॉन बाय 0.05%, बट ऊपर गया। हैंग सेंग हैज गॉन अप बाय 0.88%। जापान मार्केट को मैं देखूंगा तो ईयर ऑन ईयर 2.8% से ग्रो किया है, which is good. And so S&P 500 has touched a new record high, which is fantastic. Nasdaq has gone up by 2.51%. S&P 500 has gone up by 1.7%. और Dow Jones Industrial Average की बात करूंगा, it has gone up by 1.26%. So overall जो macro economics है, जो market trend है, जो market sentiment है ना, वो बहुत positive चल रहा है. Analyst take on India. S&P Global की रिपोर्ट आई थी एंड दे आर एक्सपेक्टिंग इंडिया टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 एंड 2031। एंड ये सेम चीज मेंशन हुई थी जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट पे भी, इफ यू रिमेंबर। अब अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल, इंडिया का ग्रोथ रेट जो उनके हिसाब से फोरकास्टेड है, दैट इज 6.7%। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट को लोगे तो इंडियन गवर्नमेंट वाज एक्सपेक्टिंग कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल 7.3% होगा, बट सर वो बढ़ के हो गया है 8.2%। सो द इंडियन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग मच 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 बेटर देन व्हाट गवर्नमेंट्स एंड इवन रिपोर्ट्स आर एक्सपेक्टिंग। अगर आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लोगे, उनका खुद ये टेक था कि इंडिया फॉर द नेक्स्ट 5 years वुड ग्रो एट अ CAGR ऑफ 6.1%, बट हमारा ग्रोथ रेट उसको भी सुपरसीड कर रहा है। और ये जेपी मॉर्गन की एक और रिपोर्ट है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया शुड ग्रो एट 6.5%। सो हो सकता है कि अभी हमारा ग्रोथ रेट बढ़ गया हो, बट अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखोगे, सो मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट एंड मेजॉरिटी ऑफ द बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ना, वो सब के सब इंडिया में बड़े ऑप्टिमिस्टिक है एंड दे आर सेइंग इंडिया इज एंड विल कंटिन्यू टू बी one of the fastest growing economy in the largest economies of the world. India's key advantages. अब जो स्पेसिफिक चीज है जो इंडिया के बारे में एक बहुत हेल्दी मार्केट हो गया है अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, अराउंड द इन्वेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, दे आर कॉमन अमंग ऑल द रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैव रेड ऑन इंडिया। ऑल ऑफ देम से कि भारत के पास क्या है, सबसे पहला राइजिंग वेल्थ है, फिर राइजिंग अर्बनाइजेशन है, फिर राइजिंग रेगुलेटरी प्रोसेसेस है, मतलब गवर्नमेंट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। एंड बिकॉज हम ऑनलाइन जा रहे हैं, करप्शन के इनकी लीकेजेस खत्म नहीं हुए हैं और पता नहीं खत्म होंगे नहीं होंगे, बट बहुत कम हो गए, कंट्रोल में आ गए। तो एक ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर आ रही है। उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड हो रहा है, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग में स्पेंड हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में स्पेंड हो रहा है, और बहुत रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं दैट आर प्रो इंडस्ट्री, जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, टू नेम अ फ्यू। बट मेरे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन नजर आता है ना, वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें तब मिलता है व्हेन द यंगर पॉपुलेशन इज मोर, और लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, व्हेन द वर्किंग पॉपुलेशन इज मोर एंड द डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज लेस। मतलब उस इकोनॉमी में जहां पे
अर्निंग लोग ज्यादा हैं और जो डिपेंडेंट लोग हैं, जो एल्डर्स हो गए या बच्चे हो गए, वो हैं कम, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी डज वेरी 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 वेल। इंडिया में बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हैं टिल 2055 एंड 56। इस लेवल पे डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हमें मिलने वाले हैं। शायद अभी हमने उनको रीप करना शुरू भी नहीं किया है। एंड ये बोल रहे हैं ये डेमोग्राफिक डिविडेंड्स पीक कर जाएंगे एट 2041 एंड 2041 में 59% हमारी देश की पॉपुलेशन वुड बी इन एज ब्रैकेट जहां उनकी अर्निंग इनकम बहुत हाई रहेगी एंड ओनली 41% पीपल विल बी डिपेंडेंट। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। बट जो बहुत एनालिस्ट रिपोर्ट में नहीं बोला है, बट जो मेरा पॉइंट है मेरे हिसाब से, इज दैट हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है, अग्रीड, बट इस वर्किंग पॉपुलेशन को स्किल होना बहुत जरूरी है, इनको एम्प्लॉयबल बनाना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी गवर्नमेंट जो भी इंडिया में आएगी या आने वाली है कि वो हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट में काम जरूर करती रहे एंड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस, कि हमारा ब्रेन ड्रेन ना हो, हमारा टैलेंट बाहर जाके काम ना करने लग जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आने वाले टाइम में किसी भी गवर्नमेंट के लिए ना ये बहुत मेजर रोल होने वाला है एंड होपफुली थिंग्स विल वर्क आउट। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग। नाउ वन थिंग जो आपने मेरे चैनल पे कंसिस्टेंटली देखी होगी, जब मैं कभी भी कंपनी से क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ता हूँ, और अगर ये चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, इट रियली हेल्प्स अस आउट। और आई डोंट वांट यू टू मिस ऑन दिस कंटेंट। अगर किसी मैं स्टॉक की वीडियो निकालूं ना, आई वांट यू टू सी इट, बिकॉज आई वांट यू टू गेट इन अ हैबिट कि उन स्टॉक्स की एनुअल रिपोर्ट्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो इनसाइट्स आपको मिलनी चाहिए, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन दैट स्टॉक और नॉट। सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो अच्छी लगी तो आई एम श्योर आप लाइक तो कर ही दोगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब जो भी रिसेंटली आपने देखा होगा, मैं क्वार्टर रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहा हूँ ना, हर मैनेजमेंट एक ही चीज बोलती है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं, या तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो करंट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है उनको बड़ा कर रहे हैं, या फिर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स कि एकदम नए प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैवी लेवल पे हो रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फोकसिंग ऑन टू थिंग्स। सबसे पहला प्रीमियमाइजेशन, महंगे प्रोडक्ट्स बेचो टू द रिच क्लास, बिकॉज इंडियंस आर गेटिंग वास्टली वेल्दी, विच इज अ वेरी स्मॉल परसेंटाइल ऑफ इंडियंस दैट आर गेटिंग वेल्दी, बट उनको लोग अब बहुत मार्केट कर रहे हैं। एंड सेकंड, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट्स, और ये रीजन इसलिए है बिकॉज हमारी देशी गवर्नमेंट का टारगेट है बाय 2030 वी शुड डू $1 ट्रिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स एवरी ईयर। क्या ऑप्टिमिस्टिक है? हाँ, ये काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है, बिकॉज अभी 2024 में हमारा जो एक्सपोर्ट्स है दैट इज ऑफ $778.2 बिलियन। सो वी आर नॉट दैट फार अवे, बट एट द सेम टाइम वी आर फार अवे। इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग को देखोगे दैट इज 20% ऑफ आवर इकोनॉमी, एंड अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ एनालिस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं आ रही है ना, उसका जो मेजर इंपैक्ट ये पड़ रहा है, इंडियंस की डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स कम हो रही है और हम लोकली प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ले रहे हैं। बट अगर हमें एक्सपोर्ट के लेवल पे जाना है तो वी रियली नीड टू वर्क ऑन R&D, वी रियली नीड टू वर्क ऑन मैन्युफैक्चरिंग कि हम वर्ल्ड क्लास लेवल पे आ पाए। और क्या इसमें टाइम लगेगा? हाँ, yes, government is pushing undoubtedly, बहुत सारी PLI स्कीम्स आ रही है, बहुत पॉलिसीज आ रही हैं टू सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, बट यार देखो अब जो पेपर में पास हो रहा है और जो रियल लाइफ ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज के बाद ऑन ग्राउंड होगा उस पे लगने में थोड़ा टाइम लगता है। सो वी विल हैव टू वेट फॉर दैट टाइम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना चाह रहा हूँ, सो दैट वीडियो के एंड में ना आप खुद का डिसीजन ले पाओ। एंड जहां से भी रिसर्च किए, जो भी मैं डेटा पॉइंट्स उठाए ना, उन सब के सोर्सेज के लिंक्स आपको हमेशा हर वीडियो में मेरी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ही मिलेंगे। सो प्लीज चेक देम आउट और खुद पढ़ना, फिर और मजा आएगा आपको। इंडिया सीक्रेट वेपन, और ये सीक्रेट वेपन है आप, मैं और हर एक बंदा जो हमारे देश में स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है। इंडिया का सीक्रेट वेपन है सर, रिटेल इन्वेस्टर्स। द पार्टिसिपेशन लेवल वी आर सीइंग फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स इज क्रेजी। और अभी मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग स्टफ बताने वाला हूं कि कैसे शायद वी आर द ओनली रीजन कि मार्केट्स इतनी ज्यादा चढ़ रहे हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि रिटेल इन्वेस्टर से इस लेवल पे डिमांड आ सकती है फ्रॉम अ कंट्री लाइक इंडिया। आई एम नॉट जोकिंग, लेट मी शो यू द फैक्ट्स। अब मैं आपको होल्डिंग्स बता रहा हूं, और जो मैं होल्डिंग्स बताऊंगा दिस इज रिटेल इन्वेस्टर्स प्लस DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, बेसिकली आपके AMCs हो गए, म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, राइट। तो और टेक्निकली हो क्या, रिटेल इन्वेस्टर हम SIP म्यूचुअल फंड भी कितना भर भर के कर रहे हैं, तो मैं दोनों का पैसा इंक्लूड कर रहा हूं। अब इन दोनों का स्टेक इंडियन मार्केट्स में इन मार्च 2014 था 55.1%, इन मार्च 2019 इट वेंट अप टू 58.7%, और मार्च 2024 में गेस करो इट हैज गॉन अप टू 62.9%। Yes, and adding to the fact कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स में कितना सारा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस साल के फर्स्ट 6 मंथ्स में, कैलेंडर ईयर 2024 के फर्स्ट 6 मंथ्स में DIIs के पास जो पैसा आया था वो आया ऑफ $28.5 बिलियन वर्थ। टू गिव यू पर्सपेक्टिव, पूरे 2023 में जैन 2023 टू दिसंबर 2023 आया था $22.5 बिलियन। वो एक्सीड कर गया है बस इस साल के फर्स्ट 6 मंथ्स में, मतलब
इमेजिन करो सर, अब इसमें आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अगर आप टाइम फ्रेम लोगे 2022 टू 2024, इस टाइम फ्रेम में जो DIS की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई है वो है ऑफ $83 बिलियन, और इस टाइम फ्रेम में जो FIIs की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई है दैट इज ओनली $4.8 बिलियन। कुछ कंपैरिजन भी है नहीं। एंड इसलिए बहुत एनालिस्ट बोल रहे हैं कि पहले तो सर क्या होता था कि हम बस FIIs को देखते थे, FIIs सेलिंग, FIIs बाइंग, वही मार्केट्स को डिक्टेट करते थे बिकॉज दे वर मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिव पीपल इन द मार्केट्स। बट अब ये बिल्कुल चेंज हो गया, FIIs तो बेच ही जा रहे हैं बट हमारे मार्केट्स गिरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो जो पुराने फंडामेंटल्स थे ऑफ एनालिस्ट, जो बिलीव्स थे सर, इस बुल रन ने ना उन सबको शैटर कर दिया। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप पूरे देश के म्यूचुअल फंड्स को लोगे तो मार्च 2014 में जो उनका टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे, जो AUM था, वो था ऑफ 1.9 ट्रिलियन रुपीज, और मई 2024 में हो गया ऑफ 27.7 ट्रिलियन रुपीज। द स्कैरी पार्ट, स्कैरी ये सर कि प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। मैं आपको डेटा बता रहा हूं, इस साल सितंबर 2024 तक 1 लाख करोड़ रुपीस के प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा है इन द सेकेंडरी मार्केट। एंड जस्ट टू टेल यू ये कितना ज्यादा बड़ा है, 2023 में 48,000 करोड़ का सेल किया था प्रमोटर्स ने, 2022 में 25,400 करोड़ का सेल किया था, एंड 2021 में 54,500 करोड़ का स्टेक सेल किया था। सर ये सब छोड़िए, सिर्फ इस साल सितंबर में, जो अभी मंथ कंप्लीट भी हुआ है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 40,000 करोड़ रुपीस का प्रमोटर्स अपना स्टेक ऑलरेडी बेच चुके हैं। इसके मैं आपको टॉप एग्जांपल्स बता रहा हूं। पहले आता है इंटरग्लोब एविएशन, अपनी इंडोगी कंपनी। इनके जो प्रमोटर हैं राकेश गंगवाल, इन्होंने अपना 5.83% स्टेक बेच दिया एट 10,500 करोड़। अडानी ने अंबुजा सीमेंट से अपना 2.8% स्टेक बेच दिया, सब सेकेंडरी मार्केट में बेचा है। पतंजलि फूड्स ने 2,000 करोड़ रुपीस से वर्थ के ज्यादा के शेयर्स ओपन मार्केट में बेचे। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने 3.19% स्टेक अपना बेच दिया। अब KPR मिल्स की बात करोगे, उन्होंने 971 करोड़ तक के शेयर्स बेच दिए। आप ईज माई ट्रिप की बात करोगे, वन फाउंडर ऑफ ईज माई ट्रिप हैज सोल्ड अ कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ 920 करोड़ जस्ट दिस वेडनेसडे। बस यही वेडनेसडे की मैं बात कर रहा हूं। अब हाँ, रीजंस वेरिड है, कुछ प्रमोटर्स डेट की वजह से बेच रहे हैं, कुछ प्रमोटर्स कोई और पर्सनल रीजन से बेच रहे होंगे, बट ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि एक जो मेजर रीजन है बेचने का, अकॉर्डिंग टू द प्रमोटर्स, जो वैल्यूएशन में कंपनी है दे आर एक्सट्रीमली गुड, तब भी तो एक प्रमोटर बेचेगा। व्हाई मार्केट्स वोंट क्रैश, ये रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा आई वांट पूरा फोकस मेरे साथ। म्यूचुअल फंड हाउसेस मैंने आपको बताया, रिटेल इन्वेस्टर्स भर भर के SIPs कर रहे हैं, भर भर के म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा दे रहे हैं। पैसा इस लेवल पे दिया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है दैट दे हैव नॉट इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स बिकॉज उनको सही टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। टू गिव यू पर्सपेक्टिव, जुलाई 2024 में म्यूचुअल फंड्स के पास 1.71 लाख करोड़ कैश इन हैंड रखा हुआ था, और यही कैश इन हैंड अगस्त 2024 में आके हो गया है 1.86 लाख करोड़। तो म्यूचुअल फंड्स आर वेरी कैश रिच राइट नाउ। एंड अगर इसको परसेंटेज डिवाइड देखोगे, अगस्त 2024 में जो म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा आया था दैट वाज ऑफ 35.82 लाख करोड़, एंड उसका 5.2% दैट इज 1.86 लाख वो उनका कैश इन हैंड है इन अगस्त। आई विल शो यू मोर डेटा सर। इफ यू टेक द टॉप 43 AMCs, राइट, आप यहां पे देखेंगे टॉप 5 के पास 10,000 करोड़ से ज्यादा का कैश रखा हुआ है अपने पास। टेक अ मिनट, एक बार उसको स्क्रीन को पॉज करो एंड एक बार जस्ट गो थ्रू द नंबर्स। क्लियर है, म्यूचुअल फंड्स आर कैश रिच और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हियर इज द थिंग, आपने कहा पैटर्न नोटिस किया होगा, इलेक्शंस आए, मार्केट्स खत्म हो गए, इलेक्शन रिजल्ट्स देन उसी हफ्ते चल पड़े। बजट आया, LTCJ बढ़ा दिया, जिससे मुझे बहुत नफरत है, STCJ बढ़ा दिया, राइट, मार्केट्स नीचे गिरे, उसी हफ्ते ऊपर। एक रीजन था FIIs बेच रहे हैं और फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, मार्केट्स गिरे, फिर उस हफ्ते ऊपर। फिर जियोपॉलिटिकल रीजन था कि चलो अब ये वॉर हो गई, ये क्राइसिस हो गई, लोगों ने बोला अब मार्केट्स गिरेंगे, फिर मार्केट्स ऊपर। क्यों? बिकॉज जैसे ही हमारे मार्केट्स 5 to 10% डिप करें ना सर, वही म्यूचुअल फंड्स मार्केट्स में एंट्री लेते हैं, वहीं पे वो अपना पैसा पार्क करना शुरू कर देते हैं। एंड अब तो इस तरह पे हो गया कि हमारी साइकी बन गई कि मार्केट्स गिरते तो उठाते रहो, बिकॉज अब हम सबकी जो पास्ट मेमोरी है ना वो ऐसी हो गई कि मार्केट्स को तो दोबारा चढ़ना ही चढ़ना है। एनी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इट्स लाइक हमारे जो स्टॉक मार्केट्स है दे आर ऑन अ कांस्टेंट स्टीरॉयड ऑफ मनी फ्लो। वो आ ही जा रहा है, वो अनएंडिंग मनी फ्लो आ रहा है, और वो मनी फ्लो आ रहा है म्यूचुअल फंड्स थ्रू, और म्यूचुअल फंड्स में मनी फ्लो आ रहा है हमारे थ्रू बिकॉज हम SIP कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस
बिकॉज ऑफ विच मार्केट्स बढ़ी जा रहा है और शायद कोई रैशनैलिटी और लॉजिक मार्केट्स में पिछले 2-3 साल से चल ही नहीं रहे, किसी भी एनालिस्ट के नहीं चल रहे। अगर आप भी सोचते थे ना मार्केट्स अब गिरेगा, ये करेक्शन आता है, वो आ ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस। और क्या ये कंटिन्यू करता रहेगा? इट सीम्स वेरी लाइकली। अभी बहुत बचा है, वीडियो एंड तक देखना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अब बात करते हैं उस कमेंट की जिसको मैं जेन्युइनली बहुत अप्रिशिएट करता हूं, उनको मैं शाउट आउट करना चाहता हूं। ये है हिमांशु अग्रवाल 747। ये है उनका कमेंट। अब इसको मैं आपको आसान शब्दों में समझा रहा हूं। हिमांशु अग्रवाल ये बोल रहे हैं कि सर देखिए, मार्च 2021 के पहले जो पीई कैलकुलेट होती थी वो होती थी स्टैंड अलोन बेसिस पे, राइट? बट 2021 के बाद पीई कैलकुलेट होती है कंसोलिडेटेड अर्निंग्स की बेसिस पे। पीई क्या होता है? प्राइस अपॉन अर्निंग्स, ठीक? अब जितनी अर्निंग ज्यादा होंगी उतना ही पीई कम होगा, उतना ही हमारे लिए बेटर है, उतने मार्केट्स आर मोर वैल्यूड। सिंपल लॉजिक। Now, when you take stand-alone earnings of a company, मतलब आप उस कंपनी के पेरेंट ग्रुप के ही बिजनेस को काउंट करो। अगर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिया तो उस कंपनी का जो स्टैंड-अलोन अर्निंग्स होंगी ना, वो सिर्फ उनके क्रूड ऑयल से ही आएंगी, वो बाकी जितने सारे 50 सब्सिडरी बिजनेस है उनसे नहीं आएगी। और कंसोलिडेटेड अर्निंग्स में पूरे रिलायंस ग्रुप की अर्निंग्स आती हैं, इंक्लूडिंग द पेरेंट कंपनी एंड द सब्सिडरीज। तो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स ऑब्वियसली विल बी मच हायर, राइट? इसलिए उनका पॉइंट था कि सर इसलिए पी कम आ रही है, क्या पता हमारी पी वरना बहुत ज्यादा हो। और ये पॉइंट एकदम सही है, आप खुद लॉजिकली सोचो। बिकॉज जो हमारे पास प्राइस अर्निंग का हिस्टोरिक डेटा है, जो हम बोलते हैं कि भाई इस पी के ऊपर अंडर वैल्यूड है, इस पी के ऊपर ओवर वैल्यूड है, हम वो हिस्टोरिक डेटा वो तो पीई स्टैंड अलोन अर्निंग्स की बेसिस पे है ना। बट अभी तो हम कंसोलिडेटेड अर्निंग्स की बेसिस की पी देख रहे हैं। इसका डेटा हमारे पास है ही नहीं और हमें पता ही नहीं है इसके क्या लेवल्स हो सकते हैं, ये कि हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। अब मैंने यहाँ ट्राई किया टू फाइंड आउट समथिंग कि चलो अगर हमें एक रेशियो मिल जाए कि ऑन अ एवरेज जो निफ्टी की कंपनीज हैं उनकी स्टैंडअलोन अर्निंग्स और कंसोलिडेटेड अर्निंग्स में कितना ऑन एवरेज डिफरेंस आता है, इज इट 10%, 20%, 30%, 50%, तो हम उस हिसाब से कुछ वी कैन ट्राई समथिंग, अर्निंग्स को उस लेवल पे कम कर लेंगे। बट ऐसा मुझे कोई मैट्रिक मिला ही नहीं है। अब बहुत सारा मैं रिसर्च और डेटा फाइंड आउट करने की कोशिश की, बट इसमें मुझे ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिली है। अगर आपको इसमें क्लैरिटी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज बताना। यहाँ पे एज ऑफ नाउ जो निफ्टी पी दिखा रहा है दैट इज 24.4। अब अगर हम हिस्टोरिक डेटा देखें पीई का तो निफ्टी इज फेयरली वैल्यूड, है ना? क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर निफ्टी 28 से 30 के ऊपर चली जाए तब इट इज सपोज टू बी एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड, और 25 पी के ऊपर इट इज कंसर्निंग। These are general levels. But again, वो पॉइंट हिमांशु अग्रवाल का एकदम सही है कि जो पास हम देख रहे हैं वो तो सिर्फ स्टैंडअलोन अर्निंग्स की पी है ना, हम तो अभी कंसोलिडेटेड की बात कर रहे हैं। बट फैक्ट ये है वी हैव नो ऑप्शन और नो डेटा और एनी हिस्टोरिकल पैटर्न जिससे हम कंफर्म कर पाए। तो मान के हमें यही चलना पड़ेगा कि निफ्टी की ओवरप्राइस पीई वुड बी अराउंड 28 ओनली। तो हम यही मानेंगे यार कि जो हमारे पीई के पहले लेवल्स हैं वी विल हैव टू गो विद दैट ओनली। एंड तो मान के यही चलना पड़ेगा 28 के ऊपर पीई इज ओवर वैल्यूड। तो अभी अगर निफ्टी 24.4 पीई पे इट्स ओके। फिर क्वेश्चन आता है कि सेंसेक्स 1 लाख कभी छूगी, क्या वो 1 लाख का नंबर कैन वी सी? वेल हाँ, अगर मैं सेंसेक्स को स्टार्टिंग से देखूंगा तो उसका सीजीआर ग्रोथ 16% से आ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन दिसंबर 2025 तक स्टैटिस्टिकली अगर सब कुछ ऐसा ही चलता गया सेंसेक्स शुड टच 1 लाख पॉइंट्स एंड दैट विल बी क्रेजी। और सोने पे सुहागा ये है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल एनालिस्ट सब ये बोल रहे हैं कि एफआईआईज ना हैरान हो गए इंडियन की ग्रोथ को देखिए। पहली बार ऐसा कोई बुल रन हुआ है जहां पे एफआईआईज ने ज्यादा फायदा उठाया ही नहीं है। एंड दिस कैन रियली मोटिवेट द एफआईआईज, जबकि हांगकांग में, चाइना में वैल्यूएशन बहुत कम है मार्केट्स की और वो ज्यादा अट्रैक्टिव भी है मार्केट्स, बट तभी भी इन सब की नजरें इंडिया में आ रही हैं। लुकिंग एट द रिटेल डिमांड हियर, लुकिंग एट द फ्यूचर पॉसिबिलिटी हियर। सो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी अगर आने वाले महीनों में एफआईआई स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर इन इंडिया। और अगर वो भी हो गया और डीआईएस का पैसा भी जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट्स तो सर। एंड अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, इसका मतलब यू आर समवन हु लाइक्स द डिटेल्स, हु लाइक्स टू नो थिंग्स इन डिटेल। तो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमारे यूट्यूब की प्रीमियम मेंबरशिप फाइनली हैज बीन लॉन्च्ड। ज्वाइन बटन नीचे है, यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, गो फॉर द ज्वाइन बटन। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.